हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर केल्विन में। जैसे कि आपको पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने आपको एमसीक्यूज कराने हैं, असर्शन रीजन एमसीक्यूज कराने हैं और केस स्टडीज कराने हैं। तो आज हम कराएंगे आपको असर्शन रीजन एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 के बिजनेस एनवायरनमेंट, जिस चैप्टर का नाम है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन के साथ। आ जाइए। तो भाई स्टार्ट करेंगे अपना असर्शन रीजन एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैं पहले बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 में हम देख चुके हैं कि भाई ये इसको करना कैसे होता है, इस चीज की शुरुआत कैसे करते हैं, अंत कैसे करते हैं। तो फिर भी एक ओवरव्यू में दे देता हूं। आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, दोनों स्टेटमेंट को पहले तो अलग अलग चेक कर लेना, और अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो थोड़ा सा काम आपका बढ़ जाता है। थोड़ा सा काम क्या बढ़ जाता है, आपको चेक करना होता है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो आपको ऑप्शन लिख लेना होता है कि भाई दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट है असर्शन का। अगर दोनों में से एक भी गलत हो जाती है तो आपके मजे आ जाते हैं। आपको एक सही एक गलत, एक सही एक गलत करना होता है। अगर कोई रिलेशन नहीं भी है तो भी आपका चेक तो करना पड़ेगा, बस थोड़ा काम बढ़ जाता है अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएं तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले असर्शन से। तो असर्शन हमारा क्या कहता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट। अब बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स की, तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। जैसे कि भाई पॉलिटिक्स हमारे यहाँ क्या चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, कि भाई हमारी जो पॉलिटिक्स है वो स्थिर है भी या नहीं है। हमारे रिलेशन विद अदर कंट्रीज कैसे हैं, अगर रिलेशन अच्छे होंगे तभी तो हम उनके साथ बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे बिजनेस। तो ये चीजें होती हैं हमारी पॉलिटिकल फैक्टर्स में। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर्स प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, जब सब कुछ पॉलिटिकली ठीक होगा तभी तो हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो असर्शन तो ठीक हो गया, असर्शन इज करेक्ट। अब चेक करते हैं रीजन। अब यहाँ पर अभी से कोई रिलेशन मत बनाओ, पहले चेक कर लो। अगर दोनों ट्रू हैं तब रिलेशन चेक करेंगे। अगर एक ट्रू है ही नहीं, दूसरा फॉल्स है, या पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो तब हमें जरूरत ही नहीं है कोई रिलेशन बनाने की। अब दूसरा चेक करते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब ये क्या कह रहा है, पॉलिटिकल अस्थिरता, आपकी पॉलिटिक्स स्थिर नहीं है, डामाडोल ऊपर नीचे खूब हो रही है। बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग दी बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब क्या कह रहा है ये, चलो जी इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है यानी कि पॉलिटिक्स में खूब बहुत सारे राइवल्स हैं, बहुत ज़्यादा राइवलरी है, हर एक दूसरे को राइट्स हैं, दंगे हैं, ये सब आपके देश में चल रहे हैं। तो क्या इससे लोग आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो ये तो यही कह रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पर लिखा होता बिल्ड्स अप की जगह रिड्यूस द कॉन्फिडेंस तो बात ठीक हो जाती। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई भी कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करेगा, इवन आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी भागना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज हमारी गलत हो गई। अब हमने आपको बताया था अगर कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो रिलेशन चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपका ये वाली बात तो ट्रू है और ये वाली बात फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। देख लेते हैं, ये पहला है बोथ है, ये नहीं होगा। बी बोथ ए आर ट्रू, नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आंसर हमारा हो जाएगा सी। आंसर हमारा हो गया क्या, आंसर हमारा हो गया सी। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल। यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अलर्ट रहना होगा, कॉशियस रहना होगा, सावधान रहना होगा, और चेंजेबल रहना होगा कि भाई अगर जरूरत पड़े तो हम अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत चेंज भी कर लें। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्टैटिक हो जाते हैं, अगर आप स्टैटिक होते हैं तो आप
फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो स्टैटिक होना अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो ये वाली बात असर्शन ठीक है। अब रीजन पढ़ते हैं। द बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। बिल्कुल ठीक बात। जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कैसा है, वो हमारा डायनेमिक है नेचर में। चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि वो हमेशा चेंजिंग होता है, वो चेंज होता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मैनेजमेंट को, अपने आप को तैयार रखना है किसके लिए, फॉर चेंज, बदलाव के लिए। अगर जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से डिसीजन लेकर के अपने आप को चेंज करना। तो ये हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर कहा क्या था उसने, यहाँ पर क्या कहा था कि भाई मैनेजमेंट को एकदम अलर्ट रहना है, सावधान रहना है और चेंज होने पर चेंज हो जाना है। ये वाली बात ठीक हो गई। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, ये वाली बात भी ठीक हो गई। अब थोड़ा सा काम बढ़ गया। काम क्या बढ़ गया हमारा, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो इनके अंदर अब हम चेक करते हैं इन दोनों का रिलेशन, क्या इसमें कोई आपस में रिलेशन है। तो रिलेशन हमने देखा, रिलेशन के लिए वही जो हमने आपको बात बताई थी, हम यहाँ पर बिकॉज लगा लेते हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाईली कॉशियस, अलर्ट एंड अडेप्टेबल बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। बात बिल्कुल ठीक। क्यों अलर्ट रहना है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, वो चेंजिंग है। ठीक है, तो दोनों चीजें सही हो गई। तो अब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यहां तक बात सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये वाली भी बात सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर हमारा ए आ गया इसके अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड द बेस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, चलिए जी, ये क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। स्कैनिंग करना, अंडर समझना, सोचना एनवायरनमेंट के बारे में, तो हमें ये क्या प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में। तो असर्शन तो हमारा ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब जरा थोड़ा समझ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अब इसके अंदर स्कैनिंग का मतलब, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब एनवायरमेंट को समझना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी, स्वॉट एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ्स, W for weakness, O for opportunities। अब देखो इतना डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमारा मकसद एक कंसेप्ट क्लियर कराना नहीं है, एक क्वेश्चन से आपको वेरियस कंसेप्ट हमें क्लियर कराने हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टर्म में 100% आप अपना दें और 100% ही मार्क्स लेकर आए। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं बिजनेस की, अपनी वीकनेसेस देखते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स देखते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, इसके बेस पे आप अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा हो सकता है। आने वाला डिमांड कहता है कि भाई लोग अब फ्राइड स्नैक्स खाना पसंद नहीं कर रहे, अब रोस्टेड स्नैक्स खाना पसंद कर रहे हैं। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लीजिए और आप अपना जो रोस्टेड स्नैक्स है उसका काम शुरू कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, और इसी के बेस पे हम पॉलिसीज बनाते हैं। तो पहली वाली बात ठीक हो गई। एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर अ बिजनेस एनवायरमेंट। देखो इस लाइन को पढ़ने से पहले हमने ये वाली बात शायद यहीं पे लिख दी है। अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती है स्कैनिंग से और आपको थ्रेट्स भी दिख जाते हैं कि भाई खतरा किस किस से है, क्या क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और क्या काम मैं बहुत तगड़ा करता हूँ और क्या मेरी वीकनेस है। हो सकता है मेरे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, उतनी अच्छी मशीन अभी ना हो। तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं यहाँ पर। तो आंसर देखो हमारा क्या हो गया। बात तो ये वाली भी सही है, एनवायरनमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको, थ्रेट भी देता है, बताता है उसके बारे में। तो रीजन भी करेक्ट है। अब दोनों चीजें करेक्ट हो गई तो इनका एक
आपस में तालमेल बिठा लेते हैं, कोई रिलेशन है क्या, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड द बेस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिल्कुल ठीक, बिकॉज एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ, अब हमने यहाँ पर बिकॉज अपने आप लगा लिया है, बिकॉज एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फॉर अ बिजनेस एनवायरमेंट, बात ठीक कह रहा है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं किसके बेसिस पर, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बेसिस पर, तो आंसर हमारा सिंपल वही हो जाएगा, दोनों चीजें करेक्ट हैं और रीजन भी उसका करेक्ट है, आंसर हमारा आ गया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाइम से अगर आपने अपॉर्चुनिटीज देख ली, थ्रेट्स देख लिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस देख ली, तो उसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, टाइमली अंडरस्टैंडिंग, टाइमली स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट बड़ा हेल्प करता है, किस लिए, चेंजेस बनाने के लिए। यहाँ मतलब हमने यहाँ पर किस चीज की बात करी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक है, तो इसको हमें सोच समझ करके देखना है। A firm gets various resources or inputs from its business environment। अब देखो यहाँ पर तो वो चेंज की बात कर रहा है, तो ये वाली बात ठीक हो गई। A firm get various resources and input from its business environment, ये वाली बात भी ठीक हो गई कि भाई जो आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो आपका एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपकी फर्म है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म जो है वो दिल्ली में है, तो दिल्ली से ही तो आप देखते हैं रॉ मटेरियल भी आप वहीं से ले रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल आ गया, आपकी लेबर आ गई, आपने फाइनेंस भी वहीं से कहीं करा रखा है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी रिसोर्सेज आप कहाँ से ले रहे हैं, ये सब आप अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, फाइनेंस, कुछ भी हो, वो सब आप कहाँ से ले रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो रीज़न भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इनमें देखते हैं कोई रिलेशन है। टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन मेक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, तो पहले में हम चेंज की बात कर रहे हैं। A firm get various resources or inputs from its business environment। अब देखो यहाँ ना तालमेल बैठ नहीं रहा, यहाँ पर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, और नीचे कह रहे हैं कि हम जो है रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से। अब जरा बिकॉज लगा के पढ़ के देख लो, टाइमली अंडरस्टैंडिंग of business environment helps to make suitable changes in the organization because a firm gets various resources और inputs। नहीं बैठ रही बात, क्योंकि यहाँ पर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो आंसर तो ए और आर दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है इसका करेक्ट नहीं बैठ रहा, तो आंसर हमारा पहला वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है रीजन इज करेक्ट। दूसरा वाला पढ़ते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू and reason is not the correct explanation of A, तो आंसर यहां पर हमारा B हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी एक्सटर्नल फोर्सेस होती क्यों है, हमने क्यों कहा कि बात ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, ये आपका आया पूरी उसकी बाउंड्री, ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, इसके अंदर आपकी मशीनरी है ना, इसके अंदर आपकी बहुत सारा सामान है, फर्नीचर है, ये सब आपका अपना बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी जो है, ये आपकी एक बिजनेस फर्म है। बट क्या बिजनेस फर्म जो है वो केवल और केवल इन्हीं लोगों से चलती है? तो अब बात करते हैं बाहर, इसने क्यों कहा कि इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं? भाई देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस ही नहीं है, आपका बिजनेस जहां ऑपरेट कर रहा है वो सब आपके अंदर आती हैं, वो सब आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, पेंडेमिक हुआ, नए से नए लॉ एंड ऑर्डर आए, नए से नए सोसाइटल चेंजेस आए, ये सब आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे और आपका उसके ऊपर कंट्रोल होगा भी नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, आप उसको थ्रेट की तरह लेते हैं, आप पॉजिटिव काम करते हैं उससे या नेगेटिव काम करते हैं। एक्सटर्नल चीजों में जैसे कि बहुत सारे एनवायरनमेंट आ जाएंगे, आपका कॉम्पिटिटर आपका आ गया, ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटर,
ये आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपकी सोसाइटी आ गई, कोई भी मान लो यहाँ पर वॉर हुआ, वो सब यहाँ पर आ गया, कोई नेशनल इनकम आपके आ गया, जीडीपी आपका आ गया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जितने हैं, 5 तरह के हमारे डायमेंशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, लीगल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। ये सब आपके एनवायरनमेंट है, ये आपके बिजनेस के बाहर हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। द डिफरेंट, तो असर्शन ठीक हो गया, अब रीजन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। बात हो गई गलत। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। आप देखते हैं कैसे, क्या होता है आपके यहां पर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टेट है बिहार, उसने कहा कि भाई हम लोग जो है वो लिकर बैन कर रहे हैं, हम जो है लिकर बैन कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ, इसका बैन करना, इसने इसकी सेल पे भी रोक लगा दी और इसके प्रोडक्शन पे भी रोक लगा दी। अब ये तो हुई बिहार की बात थी। अदर साइड पे हमने देखा एक और है हमारा यूपी। यूपी में अभी कोई बैन नहीं था, बट क्या हुआ, यूपी के जो थे वो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिससे वो लिकर बनती है, वो सप्लाई करते थे बिहार को। वो क्या करते थे, अपने फ्रूट्स सप्लाई करते थे बिहार को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लिकर। बट यहाँ पर जब रोक लगी तो इनकी सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो देखिए, एक चीज के बंद होने का इफेक्ट दूसरी चीज पर भी पड़ रहा है। यूपी में तो कोई ऐसी ना उगाने पे, ना बनाने पे, ना बेचने पे कोई पाबंदी नहीं, बट ये आपस में इंटर रिलेटेड होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एक तरह से था, लेकिन इफेक्ट कितना पड़ा, आपके एटीएम्स को चेंज करना पड़ा, आपकी करेंसी को चेंज करना पड़ा, नई नई लाल लाल और हरी हरी करेंसी आपके पास आ गई। तो एक डिसीजन लेने से, एक एनवायरनमेंट में हल्का सा चेंज होने की वजह से काफी सारे एनवायरनमेंट पर असर पड़ जाता है। अब ये था तो लीगल एनवायरनमेंट, लॉ एंड ऑर्डर से हुआ था ये, बट यहाँ पर कितना बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इन लोगों के पैसे कम हो गए, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम तक में चेंज कर देगा ये, ठीक है, सेल्स में कम कर देगा, जीडीपी में भी कम कर देगा, ठीक है। तो ये होता है इंटर रिलेटेड। तो बात क्या कही थी इसने, बिजनेस एनवायरनमेंट, चलो ये तो बात ठीक थी, बट इसका रीजन गलत हो गया। द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, वो आपस में रिलेटेड हैं। तो एक सही एक गलत, आपको अब नहीं जरूरत चेक करने की। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कस्टम्स एंड बिलीव्स आर द एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो कस्टम्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो किसका पार्ट बता रहा है, ये हमें बता रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। अब ये बताओ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्या ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, नहीं, ये किसका पार्ट है, ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये किसका पार्ट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो हमारा अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, हमारा इनोवेशन से रिलेटेड है, हमारा अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये तो पार्ट हमारा सोशल एनवायरनमेंट का हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का नहीं हुआ। तो असर्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं रीजन। अब बल्ले बल्ले हो गई आपकी, तो एक गलत तो हो ही गया, आपको कोई इसमें रिलेशन भी चेक नहीं करना पड़ेगा। एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट एज it determines the products, service and standards of conduct that are acceptable to the society। कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग सोशल एनवायरनमेंट की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया में ऐसी चीज बेचूंगा कि वहां पे उसकी डिमांड ही नहीं है, वहां पे वो लोग पहनना पसंद ही नहीं करते। अब मैं फ्रांस में जाके साड़ी की शॉप खोलूं तो क्या वो बिकेंगी,
नहीं बिकेंगी। तो जैसे जहां का कल्चर, कस्टम, बिलीफ्स, वैल्यूज, रिलीजन होता है, उसके बेसिस पे हमें अपना बिजनेस डिसाइड करना होता है। कहीं पे कोई चीज एक हाँ वो लोग नहीं खाते तो आप वहां पर वो चीज नहीं बेच सकते। तो इसके स्टैंडर्ड, इसका एनवायरनमेंट हो, स्कैनिंग होना सोशल एनवायरनमेंट की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट और सर्विस किस तरह की प्रोवाइड करेंगे। तो रीजन हमारा यहाँ पर ठीक हो गया। तो एक चीज सही और एक चीज गलत, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। बिल्कुल ठीक बात, दोनों कहीं पर भी चले जाओ डिफरेंट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बताया था हमने, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक होता है। आप ही के यहाँ पर वो स्टैटिक नहीं है तो दूसरी जगहों पर कैसा होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट का फॉर्मूला या उसका नेचर दूसरी कंट्री में जाके चेंज थोड़ी हो जाएगा, ये डायनेमिक है, हमेशा चेंजिंग रहता है। इसी वजह से इसी को हम बोलते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कोई चीज बार बार चेंज हो रही है तो हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे रोज 3 बजे बारिश पड़ती है, तो अब हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई 3 बजे हम नहीं निकलेंगे घर से, 3:15 तक रोज 15 मिनट बारिश पड़ रही है, तो ये स्टैटिक हो गया। बट पता ही नहीं कब बारिश पड़ जाए, तो यहाँ पर जो है प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक, हर जगह का आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो पहली वाली बात हमारी ठीक हो गई। दूसरा क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन द होल वर्ल्ड। बात ये भी ठीक है, देखो इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमने लिखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, चेंजिंग है, फ्लेक्सिबल है, तो ये वाली बात भी ठीक। तो दोनों चीजें करेक्ट हो गई। तो अब के देख लेते हैं क्या इनमें कोई रिलेशन है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन में, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है पूरी दुनिया में। तो भाई डायनेमिक है तभी तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो दोनों में रिलेशन भी बन गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंपल ए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब कोई चीज नॉट फिक्स्ड, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है। मैं अपने घर में कभी 5 बजे जाता हूँ, कभी 7 बजे, कभी 4 बजे ही चला जाता हूँ, कभी 3 बजे जाता हूँ, तो मैं अनसर्टेन हूँ, मैं वहां पर कभी भी जा सकता हूँ। बट मैं एक जगह पे बिल्कुल एट टाइम जाता हूँ, जो चीज फिक्स्ड हो जाती है। तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी बिजनेस एनवायरनमेंट की है? बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी फिक्स्ड होना, सर्टेन होना, स्टैटिक होना नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूं बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, बिल्कुल बात ठीक है, वो अनसर्टेन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, क्योंकि बहुत मुश्किल है फ्यूचर हैपनिंग को प्रेडिक्ट करना, ये भी ठीक। तो अब ये दोनों चीजें जब हमने बोला कि भाई ये अनसर्टेन है तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसी वजह से तो अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि ये अनसर्टेन है। जब कोई चीज सर्टेन ही नहीं है, फिक्स नहीं है, तो आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बात ये वाली भी ठीक हो गई। क्या अब इन दोनों में रिलेशन है कोई? ये क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई और आपस में इन दोनों का रिलेशन भी आ गया। ये अनसर्टेन है क्योंकि इसकी वजह से ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फिर से वही आ गया ए, इन दोनों में रिलेशन भी है और इन दोनों सही भी है। आंसर हमारा सिंपल हो गया ए। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। क्या हमने आपको यही बताया था लीगल एनवायरनमेंट के बारे में? लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है? लीगल एनवायरनमेंट जब हम पढ़ते हैं तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आया? लीगल एनवायरनमेंट में आता है सबसे पहले याद रखना
एक टर्म है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी एक्ट आप आए लेकर के, वो सब कहाँ चला जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट में। यानी कि ऑर्डर्स, लॉ, जो भी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, वो सब कहाँ जाती है, लीगल एनवायरनमेंट में। आप इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपके ऊपर फाइन लगेगा इफ यू विल नॉट वेयर द हेलमेट। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा। ये नया ऑर्डर आया है आपका, आपके लिए नया ऑर्डर है। नंबर प्लेट में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपके ऊपर 5000 रुपए का फाइन होगा। तो ये आया है, तो ये सब लीगल एनवायरनमेंट का खेल है। बट यहाँ पर क्या कहा, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हमने टेक्नोलॉजी की बात हमेशा कहाँ करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं हमेशा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। कहाँ पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। तो पहले ही गलत हो गया। अब दिल को थोड़ा अच्छा लगा कि भाई अब कोई हमें जो है कनेक्शन चेक नहीं करना है। External environment provides numerous opportunities and threats for the business units। हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, हमने क्या बताया था आपको, SWOT। अब जैसे ही मैं ये वर्ड लिखता हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बात। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, और हमारे थ्रेट कौन कौन से हैं, हमारे थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ये सब बातें हमें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बताती है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटीज भी देती है, हमें थ्रेट्स भी देती है। तो बात हो गई बिल्कुल ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर द बिजनेस। तो ये वाला सही, ये वाला गलत। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आंसर हमारा हो गया डी। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी। ये कुछ गलत पॉप कर गया आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। तो आंसर हमने क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया हमने डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, बड़ा हार्ड है। क्यों, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, बिकॉज इट इज इंटर रिलेटेड। हर चीज आपस में उलझी हुई है। अगर एक जगह कोई चीज पॉजिटिव है, अगली जगह वही चीज नेगेटिव हो जाती है। रिलेटिविटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इस वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ये वाली बात ठीक है, असर्शन ठीक हुआ। रीजन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाउ इट विल रिएक्ट। तो हमने यहाँ पर बोला आपसे कि इंटर रिलेटेड है और रिलेटिव है, अनप्रेडिक्टेबल है। इसी वजह से क्या है वो, इसी वजह से हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है। तो चेक कर लेते हैं, बात दोनों सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। Business environment is a complex phenomena because it is difficult to predict that external environment will react। कि वो बड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करने में कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा रिएक्ट करेगा। तो दोनों में कनेक्शन भी आ जा रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि आगे क्या होगा। ठीक है, अगर आसान होता, स्टैटिक होता तो हर कोई प्रेडिक्ट कर लेता। ठीक, तो आंसर हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी। ठीक है जी, चलिए तो यहां तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, मोर देन इनफ हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने असर्शन रीजन जितने भी पढ़े सब आपको समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि भाई असर्शन रीजन पढ़ने कैसे होते हैं। अब इसकी केस स्टडीज पे हम चलेंगे। तो आपके एमसीक्यूज नॉर्मल वाले और असर्शन रीजन एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए कैल्विन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।